नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी शक, जिसे लिखा है वंदना शुक्ल जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने रेलगाड़ी के इस कूपे में यात्रा नहीं की। पहली बार फर्स्ट क्लास में यात्रा करना अजीब सा लगा था। बंद बंद सा। न खिड़की से बाहर झांक सको, न चाय वालों का हो हल्ला, न खुली हवा। बस बंद कमरे में तीन अनजान यात्रियों के साथ अभी जाते बने बैठे रहो। अनजान तो कहानी यहीं से शुरू होती है। इन दिनों सांप्रदायिक दंगों के समाचार से लोग भयभीत थे। दोनों तरफ आग लगी हुई थी। दोनों तरफ लोग डरे हुए थे। नेताओं की बयानबाजी आग में घी का काम कर रही थी। अफवाहों का बाजार गर्म था। तनाव तो कुछ हिस्सों में था, लेकिन असर असर पूरे देश में था। यात्रा अर्जेंट थी, टालना मुमकिन नहीं था। चाहती तो तत्काल सुविधा का लाभ भी ले सकती थी, लेकिन सुरक्षा का सोचकर रेल के फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करा ली। एक ही बर्थ खाली थी। मेरी रेल यात्रा का समय रात भर का था। मैं समय पर स्टेशन पहुंच गई। गाड़ी भी अपने नियत समय पर आकर स्टेशन पर खड़ी हो गई। जब कुली मेरा सामान फर्स्ट क्लास के कूपे में मेरी बर्थ पर रखकर गया, तब मेरे अलावा उसमें कोई यात्री नहीं था। रात में कूपा अंदर से बंद करना अनिवार्य है। ना करो तो अटेंडेंट आकर बंद करवा देता है। रीजन, सिक्योरिटी। खैर, लोअर बर्थ के नीचे में अपना लगेज रखकर पैर ऊपर कर आराम से बैठ गई। पर्स से किताब निकाल कर रख ली और खिड़की का पर्दा सरकाकर थोड़ा आगे कर दिया और कांच में से बाहर देखने लगी। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि एक बुर्के वाली औरत और उसके साथ दो पठानी सूट पहने लम्ब-तड़ंग मर्द कूपे में आए और टिकट से अपनी बर्थ नंबर का मिलान करने लगे। निश्चिंत होने पर उन्होंने अपना लगेज दूसरी लोअर बर्थ के नीचे रखा और एक मर्द ने लड़की से कहा, शाजिया, तुम ऊपर की बर्थ पर चले जाना। इस अपर बर्थ पर नजीब आ जाएगा और मैं यहीं नीचे की बर्थ पर लेट जाऊंगा। जी, लड़की ने शाइस्तगी से जवाब दिया। अब लड़की ने अपना बुर्का उतार दिया था। सिर्फ दुपट्टा सर से लपेट रखा था। वे तीनों मेरे सामने वाली लोअर बर्थ पर बैठ गए। गाड़ी चलने पर उन्होंने खाना निकाला और खाते हुए धीरे धीरे बातें करने लगे। बीच बीच में वह लड़की मेरी ओर देखती। मुझे लगा कि बातें करते समय मर्दों ने भी मुझे कनखियों से देखा था। मैंने दरवाजे की ओर देखा। चटकनी अंदर से बंद कर दी गई थी और कांच के दरवाजे के पर्दे को भी बंद कर दिया गया था। यानी कि चिल्लाओ तो भी कोई सुनने वाला नहीं। सोचकर मेरी सांस गले को आ गई। एक सिहरन सी दौड़ गई। मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने अपने माथे पर लगी बिंदी को धीरे से निकाल लिया। बीच में दो बार उस आदमी ने नीचे रखे बैग को खोलकर उसमें से कुछ निकाला और अन्य दोनों साथियों को दिखाया। उनमें से एक आदमी बाहर चला गया। कुछ देर में वह लौटा और उसने दूसरे आदमी से कुछ बात की। फिर लड़की ने बुर्का पहना और पहले आदमी के साथ चली गई। अब वहां केवल एक आदमी बचा था। भाईजान, अंदर से बंद कर लेना, जाते जाते वह कह गया। आधी रात का वक्त, रेल के बाहर घटाटोप अंधेरा, रेल की धड़ धड़ आवाज, उसके शोर में सब कुछ शांत। बंद कूपा, उसमें वह अनजान और वह भी दूसरी कौम का मर्द। मेरा दिमाग अब तक लगभग सुन्न हो गया। शक की सुई तेजी से घूमने लगी। दिमाग के सैकड़ों सवाल उग गए। आदमी अब मोबाइल पर बातें कर रहा था। हाँ, अर्जेंसी है। तुम वहां पूरा इंतजाम करके रखना। हम लोग समय पर पहुंच जाएंगे। देखो, देरी से मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वक्त पर सब होना चाहिए। वाक्यों के ये टुकड़े मेरे कानों तक आ रहे थे, जिन्हें मैं जोड़कर पूरा करने और समझने की तमाम कोशिशें कर रही थी। किस इंतजाम की बात कर रहा था ये आदमी? कहीं कोई वारदात तो नहीं करने जा रहे ये लोग? पहले तो नक्सलवादियों के कुछ खास इलाके थे।
लेकिन अब तो पूरे देश में ही इनका कब्जा है। किसके मन में क्या होता है, कौन कब क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं। क्या जरूरत थी नागरिकता कानून का शगुफा छोड़ने की? देश में वैसे ही कम जनसंख्या और गरीबी है क्या कि दूसरे देशों के नागरिकों को न्योते दे रहे हैं? हर नई सरकार कोई ना कोई खुराफाती कदम उठाती जरूर है, लेकिन भुगतना भुगतना तो आम जनता को पड़ता है। दिमाग में सैकड़ों आशंकाएं सर उठाने लगी थी। अब तक वह लड़की और मर्द आए क्यों नहीं? कहीं उतर तो नहीं गए? किसी घटना को अंजाम देने तो नहीं गए? या इस कूपे में बैठे मर्द की कोई खतरनाक योजना तो नहीं है? एसी केबिन के बावजूद मैं पसीने पसीने हो गई, पसीने से लथपथ हो गई। मैंने सिर तक ओढ़े हुए चादर में से थोड़ा झांक कर सामने बर्थ पर बैठे उस आदमी को देखा। मैंने देखा वह आदमी अब भी मोबाइल पर बात कर रहा था। उसकी आवाज भारी और डरावनी सी थी। अचानक मैं उठी, मैंने चप्पल पहनी और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। रात के वक्त फर्स्ट क्लास की बोगी डरावनी सी लगती है। सब अपने अपने केबिन में एसी में सो जाते हैं। केबिन के बाहर एक संकरे से लंबे सुनसान कॉरिडोर में रोशनी के बावजूद रहस्य फैला रहता है। मैं वॉशरूम की तरफ गई। सोचा था वे दोनों, लड़की और मर्द, चलती रेलगाड़ी में वॉशरूम के अलावा और कहाँ जा सकते हैं, लेकिन वे मुझे वहां भी नहीं दिखाई दिए। संदेह और बढ़ने लगा। यदि यहाँ भी नहीं है तो फिर कहाँ? मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही। मन में आया अटेंडेंट को कहूँ कि मेरा केबिन बदल दो, लेकिन यहाँ तो बस सन्नाटा बसरा पड़ा था। कोफ्त हुई कि टीसी से ही बर्थ क्यों नहीं बदलवा दिया। कोई दिखाई दे तब तो कहूँ सब घोड़े बेचकर सो रहे हैं बिंदास। मैंने कॉरिडोर के दाहिनी तरफ की सुंदर पर्दे लगी खिड़की के पर्दे को बेवजह थोड़ा सरकाया, ये जानते हुए कि इस कूपे में खिड़कियों से कांच जड़े रहते हैं। निराश होकर एक बार पूरी बंद बोगी में चक्कर लगाया। कहीं कोई आवाज नहीं। सब केबिन के दरवाजे पर्दे सहित मुदे हुए थे। ट्रेन सर पर दौड़े जा रही थी। निराश होकर अब जो होगा देखा जाएगा सोचकर अपने केबिन के सामने आई। केबिन का दरवाजा यूं ही भेड़ कर गई थी, लेकिन ये क्या, ये तो जोर से धक्का लगाने के बाद भी नहीं खुल रहा था। मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। मैं घबरा गई। जब मैं खुला छोड़कर गई थी तो भीतर से बंद क्यों किया? किसने किया? अंदर तो वह आदमी। जोर की खटखटाहट सुनकर एक लड़का आंखें मोड़ता हुआ आया। क्या हुआ मैडम? उसने पूछा। आप कौन? मैंने बाहर से कुछ सख्त होते हुए कहा, लेकिन भीतर से मेरी स्थिति क्या थी मैं ही जानती थी। मैं इस बोगी का अटेंडेंट हूँ, उसने सुस्ती से कहा। तुम लोगों को यहाँ रेलवे ने क्यों रखा हुआ है? सोने के लिए? यहाँ पैसेंजर परेशान हो रहे हैं और तुम? अब तो मैं जैसे फट पड़ी थी। उपदेश देकर टाइम बर्बाद मत करो मैडम, काम बताओ। उसके चेहरे के यही भाव थे, लेकिन उसने बस इतना कहा। मैडम झपकी लग गई थी। आप बताएं क्या हुआ? आवाज सुनकर निकट के केबिन का दरवाजा खुला। उसमें एक बुजुर्ग यात्री ने सर निकालकर बाहर देखा। वह उनींदा था। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। लड़का मुझसे पूछे जा रहा था, बताइए ना मैडम क्या हुआ? हुआ क्या? दरवाजा यूं ही भेड़ कर गई थी और अब ये खुल ही नहीं रहा। ट्रेन की आवाज इतनी जोर की है कि अंदर सुनाई भी दे रहा है शायद, पता नहीं, मैंने रुआंसी होकर कहा। हाँ मैडम, अंदर लोग सो रहे होंगे, कांच में से आवाज भीतर नहीं जाती, उसने कहा। तब तक मेरे केबिन का दरवाजा भी खुला और वही लंबा चौड़ा आदमी सामने आया। उसे देखकर एक बार मैं फिर डर गई। क्या हुआ? उसने मुझसे न पूछकर अटेंडेंट से पूछा। सर, इस केबिन के दरवाजे की अंदर की चटकनी खराब हो गई है, अपने आप बंद हो जाती है। मैडम वॉशरूम गई थी, लौटी तो यह बंद हो गया था। मेरी दरअसल नींद लग गई थी। अटेंडेंट लड़का सफाई दे रहा था। हद करते हो तुम लोग, आधी रात का वक्त है, यहाँ पैसेंजर परेशान हो रहे हैं और तुम सो रहे हो। उस अनजान सहयात्री ने अटेंडेंट को फटकारा, फिर मेरी तरफ मुखातिब होते हुए बोला, मोहतरमा, वो वॉशरूम के पास कंप्लेंट नंबर लिखा है, आप फोन करिए। अच्छा एक काम कीजिए, आप रुकिए, मैं करता हूँ। मजाक बनाकर रखा है इन लोगों ने रेलवे का।
कहकर वह जाने लगा। सॉरी सर, मैं चिटकनी कल ही बदलवा दूंगा। अब लड़का गिड़गिड़ाने लगा। रहने दीजिए, अब तो सॉल्व हो गया, मैंने उस आदमी से कहा। आप आराम से सो जाइए, मैं भोपाल पे आपको उठा दूंगा और आपका लगेज भी उतरवा दूंगा। अटेंडेंट लड़के की आवाज़ अब डरी हुई थी। ठीक है, मैंने कहा और कैबिन के भीतर आ गई। अब वह लंबा सहयात्री केबिन में जाकर बैठ गया और मोबाइल में कुछ देख रहा था। मोबाइल की ओर देखते हुए उसने कहा, गेट अब मत बंद करिए मैडम, खुला रहने दीजिए, टाइम होने वाला है। जी थैंक यू सो मच, मैंने उससे कहा। इट्स ओके। भोपाल में गाड़ी 5 बजे पहुंचती है। आप अकेली हैं, कुछ देर स्टेशन पर रुक सकती हैं, थोड़ा उजाले होने पर चली जाइएगा, उसने मशवरा दिया। जी वहीं करूंगी, मैंने कहा। हालांकि पिछले कुछ मिनटों में जो गुजरा उससे मेरे दिल की धड़कनें अभी तक बढ़ी हुई थी, लेकिन अब तक मेरा भय खत्म हो चुका था। मैंने पूछा, आपके साथ और लोग भी थे ना, वे कहाँ गए? वह मेरी बीवी है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, साथ में मेरा छोटा भाई था। हम लोग भोपाल में दिखाने जा रहे हैं। दरअसल मेरी वाइफ को यहाँ घुटन सी हो रही थी, तो वह दूसरी बोगी में शिफ्ट हो गई। वह खाली थी, वहाँ खिड़की खोल सकते हैं ना, इसलिए वहाँ भेज दिया। उसे एसी बर्दाश्त नहीं होता। ओह, वेरी सैड। अब वह खामोशी से बैठा कुछ सोच रहा था। स्टेशन पर उतरने के बाद मैंने उससे कहा, आपकी वाइफ के लिए ईश्वर से प्रे करूंगी। आपका शुक्रिया। वह फीकी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा, जैसे पूछ रहा हो, शुक्रिया तो आप दे चुकी थी, अब किस बात का? मैं मुस्कुरा दी, खुदा का शुक्रिया। शुक्र है कि रात भर की इस यात्रा में उसने तमाम शक शुबहों पर गिरह लगा दी, वरना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलती हूँ आपको फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।